मोदी लगातार इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है। ये दोनों चौकीदार और तड़ीपार, इनके पास कुछ नहीं है, केवल इस देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लेकर गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। और मोदी का गुलाम, इस देश का इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उसने व्यापक धांधली करके बीजेपी को सत्ता में लेके आया है। मोदी को एक सेकंड चैन से नहीं बैठना था, सत्ता में बैठने नहीं देना था, कहना था कि तुझे हक नहीं है बैठने का, तू बेईमानी से जीत के आया। और ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए था, हुआ कुछ नहीं हुआ। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता तो बंदर की तरह गुलाकी मार के आज यहां बैठा, कल को यहां बैठ जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता उस पर। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप देखें यूट्यूब पर, वो लगातार कह रहे हैं, हम भी इस बात को बहुत समय से पहले कह रहे हैं कि मोदी लगातार इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है। ये दोनों चौकीदार और तड़ीपार, इनके पास कुछ नहीं है, केवल इस देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लेकर गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। इसको रोकना होगा, इसको रोकना होगा, और इसको हम ही को पहल करनी पड़ेगी रोकने के लिए। हम ही को रोकना है, दिक्कत हमारी है, किसी नेता की कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हो कि कोई नेता, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति इस बात को कहेगा, कहीं नजर नहीं आता। कहीं आता है आपको? लोकसभा चुनाव हुआ यहां पर 2024 का, और 3 बड़ी संस्थाओं ने, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, हर मंच से कहता हूं, 3 बड़ी संस्थाओं ने सारे सबूतों के साथ, सारे तथ्यों के साथ यह बात सिद्ध कर दी कि लोकसभा चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। और मोदी का गुलाम, इस देश का इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, उसने व्यापक धांधली करके बीजेपी को सत्ता में लेके आया है। और क्या थी वो धांधली? 542 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, 543 है कुल, लेकिन एक लोकसभा क्षेत्र सूरत का, वो अनअपोज डिक्लेयर कर दिया बीजेपी का व्यक्ति, कांग्रेस वाला छोड़ के भाग गया। उस लोकसभा सीट के अलावा जितनी वोटें पड़ी उतनी वोटें निकली, केवल 4। और 362 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे कम वोटें निकली, और 176 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा वोटें निकली, जिसकी वजह से बीजेपी 79 सीटें जीत कर आई। ये 79 सीटें आप 232-33 जो भी हैं, 240 हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए, बीजेपी कहां आके टिक जाएगी? 160 पर। सरकार बनने का मतलब नहीं है किसी भी हालत में। लेकिन आपने देखा कि विपक्ष का कोई नेता इस बात को उठाता हो? आपने किसी की भी आवाज सुनी? किसी ने एक शब्द इस विषय में बोला हो? अगर विपक्ष बीजेपी होती विपक्ष में, तो कांग्रेस या जितने भी लोग सत्ता में होते, एक सेकंड उनको चैन से नहीं बैठने देती। लेकिन आज का विपक्ष बिल्कुल चुप बैठा है, गूंगा फेरा हो चुका है। अन्यथा मोदी को एक सेकंड चैन से नहीं बैठना था, सत्ता में बैठने नहीं देना था, कहना था कि तुझे हक नहीं है बैठने का, तू बेईमानी से जीत के आया। और यह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए था, हुआ कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में केवल इतनी चीजें नहीं, और कितना हुआ? 4,65,46,884 वोटें बढ़ाई गई, विपक्ष चुप बैठा। और इसके बाद आप आ जाइए हरियाणा के चुनाव। हरियाणा के चुनाव में 14 लाख वोटें बढ़ाई गई, 14 लाख वोटें। और 14 लाख वोटें बढ़ाने के बाद 20 सीटें बीजेपी जीत कर आई। आज उसकी सत्ता है। यानी 10 साल तक जिसकी सत्ता थी, जिसको लोग फूटी आंख सुहाते नहीं थे, जो देखना नहीं चाहते थे, वो इतनी बड़ी पावर, मतलब वोटों से जीत गया जितना पहले भी नहीं था। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? चुप, सन्नाटा, मुर्दानगी छाई हुई है। कोई आवाज आपने सुनी? किसी ने सुनी कोई आवाज? नहीं सुनी। और अब आ जाइए उसके बाद आपके सामने महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोग उबले पड़े हैं, लगातार आंदोलन हो रहे, सड़क पर आ रहे हैं। मुझे लगातार फोन आ रहे कि सर आप आओ यहां पे, लेकिन विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। 76 लाख वोटों की बेईमानी हुई, 76 लाख वोटें बढ़ाई गई, 76 लाख। और उसकी वजह से इतनी भारी बहुमत से बीजेपी जीत कर आई है। क्यों ये लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए विपक्ष को? ये आंदोलन नहीं करना चाहिए? जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता बचा है? कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन विपक्ष न बोलने को तैयार है, न लड़ने को तैयार है। इसीलिए तो मैंने कहा, और इसलिए हमारे साथी सब कह के गए, अब आपको लड़ना है। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता तो बंदर की तरह गुलाकी मार के आज यहां बैठा, कल को यहां बैठ जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता उस पर।
जब उसे लगे कि उसकी गर्दन फंस रही है, अपनी गर्दन बचाने के लिए जनता की गर्दन कटवाने में उसे 1 सेकंड नहीं लगेगी। वो दल बदलू बेपैंदी के लोटे की तरह, थाली में पड़े बैंगन की तरह इधर से उधर जरा सी देर में हो जाएगा। समस्या तुम्हारी है, बेरोजगार तुम्हारे बच्चे हैं, शिक्षा तुम्हारे बच्चों की छीनी जा रही है, महंगाई का असर सबसे ज्यादा तुम पर पड़ रहा है। जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी है अगर वो नहीं मिल रही तो आपको नहीं मिल रही, इसलिए दिक्कत आपकी है। इसलिए मैं साथियों कहता हूं, अब आपको ही लड़ना होगा, किसी के भरोसे मत रहो। इसलिए गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले जाके लोगों को तैयार करो, जन आंदोलन के लिए तैयार करो। मैं हर लड़ाई में शामिल रहा हूं और इंशाअल्लाह जिस दिन तक इस तन में सांस चलती है, हर व्यक्ति के साथ, जिसके साथ जुर्म हो रहा है उसके साथ खड़ा रहूंगा पूरी ताकत से। और एक बार मेरा भी साथ दे दो, वो भी लड़ाई तुम्हारी है, मेरी नहीं है, केवल मेरी नहीं है, लड़ाई में साथ दो। और वो लड़ाई है 20 दिसंबर, आज 15 है, 16, 20 दिसंबर 2024 यानी 4 दिन बाद दिल्ली में अंबेडकर भवन से सुबह 10 बजे हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ईवीएम के विरुद्ध दिल्ली में 15 दिन की पैदल यात्रा, पहला फेज पूरे देश में होगा, लेकिन पहला फेज दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। अगर वाकई में इस गंदगी को साफ करना चाहते हो तो आओ हमारे साथ में।